हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें आपको समझना भी है और कुछ चीजें याद भी रखनी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्यों आए। उनका यहाँ आने का क्या पर्पस था, उनको ऐसा यहाँ पे क्या दिखा। तो उनको दिखा यहाँ तो बहुत रिसोर्सेज है, तो क्यों ना इनका यूज किया जाए। और ये सोने की चिड़िया भी है। तो वो इनिशियली ट्रेडिंग पर्पस से यहाँ आए और उन्होंने परमिशन ली टू ट्रेड इन इंडिया। तो सबसे पहले उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर सेटअप किए, सूरत में, मद्रास में और कलकत्ता में। फिर ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर्स। ठीक है, तो 1600 में ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश करी यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमारी इकोनॉमी पहले क्या थी, बहुत ही प्रॉस्पेरस थी। यहाँ पे मेनली एग्रीकल्चर था और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। हाथ से बना हुआ सामान यहाँ बहुत फेमस था, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल्स है, सिल्क है, मेटल वर्क है, स्टोन वर्क है। तो हमारी इंडिया क्या थी, सेल्फ सफिशिएंट थी और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वो इन चीजों का करती थी। तो इंडिया की इकोनॉमी बैलेंस्ड भी थी और सेल्फ रिलायंट भी थी। आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या थी, बहुत ही प्रॉस्पेरस थी। धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश ने उसको एक्सप्लॉइट किया। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। तो मेथड्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन क्या थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जितनी भी इंडिया की वेल्थ थी उसको ट्रांसफर कर दिया। ये किसने एक्सप्लेन किया है, दादा भाई नौरोजी ने। हेवी लैंड रेवेन्यू लगाए, बर्डन ऑन फार्मर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और इंडिया क्या बन के रह गई, क्या एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। तो इंडिया क्या बन गई, एक सप्लायर बन गई एंड मार्केट फॉर ब्रिटेन। ठीक है, तो अब अगर हमें अपनी इकोनॉमी की कंडीशन जाननी है तो कैसे जानेंगे, किसकी हेल्प से जानेंगे, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम। तो 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसके एस्टिमेट सबसे ज्यादा सही थे, किनके थे, VKRV राव जी के। ठीक है, तो ऐसे कई लोगों ने एस्टिमेट्स किए थे नेशनल इनकम में, बट VKRV राव के मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट थे। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉलोनियल रूल से। कॉलोनियल रूल क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ रिलेशन होता है बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, क्या होती है इधर, दो कंट्रीज होती हैं जिसमें से एक क्या होती है रूलर और दूसरी क्या होती है उसकी कॉलोनी। ठीक है, और रूलर का पूरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल कॉलोनी वाली कंट्री पे होता है। तो it refers to a system in which foreign power establish political control over another country and exploits its resources for its own economic and strategic interest। वो अपनी कॉलोनी को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकती है। तो कॉलोनियल रूल कौन लेके आया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर द बैटल ऑफ प्लाजी। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है इस वीडियो से पहले, जिसमें मैंने आपको बैटल ऑफ प्लाजी के बारे में बताया है। तो इंट्रोडक्शन, तो मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी वाज डीपली शेप्ड बाय नियरली 200 इयर्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। 190 इयर्स तो उसने रूल किया है। 1757 से ये कहानी स्टार्ट हुई थी और 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो ऑलमोस्ट 190 इयर्स ब्रिटिश ने यहाँ पे कंट्रोल रखा। तो ब्रिटिश, ये कब स्टार्ट हुआ था, बैटल ऑफ प्लाजे से, तो वहां से स्टार्ट हो गया था ब्रिटिश कंट्रोल। तो इनिशियली मैंने आपको बताया वो ट्रेडिंग पर्पस से आए थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना कंट्रोल यहाँ पे कर लिया। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ आने का, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, एक सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारे पास बहुत रिसोर्सेज थे तो उन्होंने उसका यूज किया और हमें क्या बना दिया, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल।
और वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता था ब्रिटेन में, और फिर वो फिनिश गुड्स हमारे इंडिया में वापस आते थे और हमें वही सेल करने पढ़ते थे। तो क्या हुआ इसका रिजल्ट? ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। हम बस एक कॉलोनी बन के ही रह गए थे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या था? ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टैग्नेंट एंड अंडर डेवलप्ड। स्टैंडर्ड मतलब लिटिल और नो ग्रोथ, और हमारी इकोनॉमी क्या हो गई थी? अंडर डेवलप्ड। कोई रिलायबल नेशनल इनकम डेटा नहीं था। फिर वो किसने एस्टिमेट किया था बाद में? दादा भाई नौरोजी में। तो क्या इसके की फीचर्स हैं? लो पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एंड पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स है, सबको पता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, ठीक है, जिसमें आ जाती है सर्विसेज। तो एग्रीकल्चर, आपको बताया था कि 85% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, इसलिए हम एग्रेरियन इकोनॉमी भी इंडिया को कहते थे। तो कैसे इसको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया? जमींदारी सिस्टम से। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जमींदारी सिस्टम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। एक जमींदारी सिस्टम क्या था, हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। एक होते जमींदार, ठीक है, और एक थे फार्मर्स। जमींदार क्या थे? ओनर ऑफ द लैंड। वो क्या थे? ओनर ऑफ द लैंड। और वो क्या कलेक्ट करते थे? रेवेन्यू फ्रॉम दी फार्मर्स। फार्मर्स क्या थे? बस टिलर। वो बस वहां पे काम करते थे। तो जो भी आता था वो सब उन्हें किसको देना पड़ता था? टिलर्स को, जमींदार। जो भी कलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे इनकम हो रही है, सब देना पड़ता था जमींदार को। अगर क्रॉप फेलियर भी हो रहा है ना, कोई भी कंडीशन है, फार्मर्स को सब देना पड़ता था जमींदार को। जमींदार उसमें से फिक्स्ड अमाउंट दे देते थे ब्रिटिशर्स को, और कुछ अपने पास रख लेते थे, अपनी लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहे थे वो अच्छे से। और इनको बस क्या मिलता था? सबसिस्टेंस के लिए। सबसिस्टेंस के लिए मतलब खुद अपने सर्वाइवल के लिए, जितने में वो खुद खा पी पाए, और सरप्लस उनको कुछ भी नहीं मिलता था। फिक्स अमाउंट तो इनको दे दिया, बाकी खुद रख लिया, और इनको सबसिस्टेंस के लिए बस मिलता था। तो रोल ऑफ जमींदार क्या था? वो क्या थे? ओनर थे, ठीक है। जमींदार क्या थे? ओनर ऑफ लैंड। वो कलेक्ट करते थे टैक्स फ्रॉम दी फार्मर्स। फार्मर्स की कोई भी ओनरशिप राइट्स नहीं थी। हाई लैंड रेवेन्यू, बहुत हाई लगान देना पड़ता था फार्मर्स को। भले क्रॉप फेलियर भी हो रहा हो तो हेवी बर्डन था पीजेंट्स पे। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, फार्मर्स उनसे ज्यादा चार्ज किया जाता था रेंट, तो उनको बहुत सफर करना पड़ गया। और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया जाता था, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता था इन इम्प्रूविंग दी लैंड। तो रिजल्ट क्या हुआ उसका? लो प्रोडक्टिविटी, इनसिक्योरिटी। अगर फार्मर्स को पे करना ही पड़ता था रेंट, अगर नहीं पे कर पाएंगे तो उनका बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। तो इसका एक, फार्मर्स ग्रो करते थे क्रॉप, लगान देते थे जमींदार को, जमींदार फिक्स रेवेन्यू देते थे ब्रिटिशर्स को, और प्रॉफिट अपने पास रख लेते थे बाकी का। लो इन्वेस्टमेंट थी, कोई एफर्ट्स नहीं ब्रिटिश लगाते थे कि इम्प्रूव कर सके कुछ इरिगेशन फैसिलिटी या सीड्स के लिए या फर्टिलाइजर्स के लिए। तो एग्रीकल्चर क्या रह गया? बैकवर्ड एंड अनप्रोडक्टिव। जैसे कहते हैं ना, बस अपना यूज करे जा रहे हैं और इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने शिफ्ट किया कैश क्रॉप्स, जिससे पता है फार्मर्स को पुश किया गया कि क्या ग्रो करें? इंडिगो। इंडिगो एक डाई होती है, कॉटन, जूट, जिससे वो फूड क्रॉप्स ग्रो ना कर सके, और इसको ग्रो करने से लैंड पे भी बहुत फर्क पड़ता था, लैंड इनफर्टाइल हो जाती थी। तो इससे फूड अवेलेबिलिटी भी कम हो गई। यूज ऑफ प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे थे, कोई मॉडर्न टेक्निक्स इंट्रोड्यूस नहीं की गई थी। और एग्रीकल्चर पूरा किस पे डिपेंडेंट था? मॉनसून पे। कोई इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, किस पे डिपेंड था? ऑन रेनफॉल, ठीक है।
तो मैंने एक ट्रिक दी है, जो मैंने हाईलाइट किए हैं वर्ड्स, उससे एक बन जाएगा लैंड्स, जिससे आप याद रख पाओ। जैसे डी है डिपेंडेंस, ये डी हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। मैंने कहा ना पहले क्या था, मेनली हैंडीक्राफ्ट्स, फिर कोलैप्स कर दिया गया हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को। इंडिया कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था, तो ब्रिटिशर्स ने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ट्रेडिशनल आर्टिसंस लॉस देयर लाइवलीहुड, उनका कमाने का जरिया भी खत्म हो गया था। फिर क्या हुई, एंट्री ऑफ चीप ब्रिटिश गुड्स। अभी हमने पढ़ा वो इंडिया क्या बन गया था, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो मशीन मेड गुड्स आ गए थे जो इंडियन मार्केट्स में पूरी तरीके से फ्लड हो रहे थे। वो चीपर थे देन हैंडमेड इंडियन प्रोडक्ट्स, तो जिसका कोई कंपटीशन नहीं हो रहा था, तो इंडस्ट्रीज भी डिक्लाइन हो गई। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लाई गई। क्यों टैरिफ पॉलिसी लाई गई, ताकि वो कहीं और इंडिया एक्सपोर्ट ना कर सके। हैवी ड्यूटीज लगा दी इंडियन एक्सपोर्ट पे, ठीक है। लिटिल और नो ड्यूटी ऑन ब्रिटिश इंपोर्ट्स इनटू इंडिया। समझ में आ रहा है इधर कि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर कोई ड्यूटी नहीं है, मगर अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी है। तो ब्रिटिश गुड्स क्या कर गए, डोमिनेट कर गए, और इंडियन इंडस्ट्रीज क्या कर गई, सफर कर गई। लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइन हो गया हैंडीक्राफ्ट्स, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगा, क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्रीज पहले से चल रही थी अगर वो बंद हो जाएंगी तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। फिर आर्टिसंस कहाँ शिफ्ट होने लगे, एग्रीकल्चर में, तो इंक्रीज प्रेशर आ गया एग्रीकल्चर पे और पॉवर्टी हो गई। तभी एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आ गया था, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि अगर हमें एक फार्म पे 4 लोगों की जरूरत है, तो वहां पे कितने वर्क कर रहे हैं, 6 लोग। हमें जरूरत कितने की है, 4 की, वहां है कितने, 6। तो ये जो 2 है ना, वो क्या है, एक तरीके से अनएम्प्लॉयड। ये होता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लिमिटेड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, उस टाइम मॉडर्न इंडस्ट्रीज ज्यादा नहीं थी, बस कुछ इंडस्ट्रीज थी जैसे जूट और कॉटन। वो भी कौन कंट्रोल कर रहा था, ब्रिटिश। तो कोई बैलेंस्ड डेवलपमेंट नहीं था। इसकी भी एक मैंने ट्रिक दी है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में क्या चेंजेस आए, इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम एक्सपोर्टिंग फिनिश गुड्स टू एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल। पहले हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, अपने हैंडीक्राफ्ट आइटम्स और मेटल्स प्रेशियस। अब हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, खाली रॉ मटेरियल्स, वो भी किसको, ब्रिटिशर्स को। और इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, फिनिश गुड्स, ठीक है। तो इंडिया एक सप्लायर बन गई थी और एक कंज्यूमर इकोनॉमी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, हाई ड्यूटीज लग गई थी इंडियन गुड्स में एंटरिंग ब्रिटेन, और लो और नो ड्यूटीज ऑन ब्रिटिश गुड्स एंटरिंग इंडिया। तो रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश गुड्स डोमिनेटेड द इंडियन मार्केट। डिक्लाइन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट, तो पहले हम एक्सपोर्ट करते हैं हैंडीक्राफ्ट्स का, वो भी क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया, क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट्स आ गए थे जो बहुत कम प्राइस में सेल हो रहे थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ, जैसे हमने अभी पढ़ा था, तो एक्सपोर्ट सरप्लस, वो जो भी एक्सपोर्ट हम करते थे रॉ मटेरियल का, तो जो भी सरप्लस आता था वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं था। अर्निंग्स भी कहाँ ट्रांसफर कर दी जाती थी, टू ब्रिटेन। तो इसीलिए हमारी पूरी वेल्थ ब्रिटेन में चली गई। नैरो ट्रेडिंग पार्टनर, ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू ब्रिटेन एंड इट्स कॉलोनीज। हम और किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे, उसमें हेवी ड्यूटीज लगा दी गई थी। तो लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, हम और किसी के साथ ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं, और किस पे हम डिपेंड हो गए थे, ब्रिटेन पे। तो इसकी एक ट्रिक है ड्रेन, जैसे एन से है नैरो ट्रेडिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे ब्रिटिशर्स ने डेवलप क्या किया, रेलवेज का डेवलपमेंट किया, पोर्ट्स का डेवलपमेंट किया, मगर मेन पर्पस क्या था उसका, क्या वो इंडिया के लिए डेवलपमेंट किया, नहीं, वो भी अपने लिए डेवलप किया ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर पाए रॉ मटेरियल्स टू पोर्ट्स एंड ब्रिटिश गुड्स टू दी मार्केट, रेलवेज और पोर्ट्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट रोड्स की भी करी ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके, लिंक
बढ़ सके प्रोडक्शन एरियाज के विद पोर्ट्स, ठीक है, ताकि ट्रेडिंग इजीली हो जाए। तो उन्होंने रोड्स का भी डेवलपमेंट किया, पोर्ट्स का भी डेवलपमेंट किया कि इजीली हम गुड्स को ब्रिटिश गुड इंपोर्ट कर सके। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ। ये भी सर्विसेज इंट्रोड्यूस करी गई। अब हमारे लिए ये चीजें फायदेमंद भी हैं, बट वो उन्होंने करी थी अपने लिए। इसकी भी एक ट्रिक है। अब आते हैं हम डेमोग्राफिक कंडीशन पे। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या होती है? पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, जिसमें आ जाता है हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफिशियल ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस इंडिया में कब हुआ था? हुआ था 1881, तब लॉर्ड रिपन थे शायद, ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। India was in its first demographic stage till 1921. 1921 तक फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थी। उसके बाद क्या हुआ था? बहुत चेंजेस आए थे। ये इम्प्लाई करता है कि तब बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा था, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ क्या थी? कम थी। बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा है और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों हो रहा था? तब ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी, स्टैंडर्ड्स भी लोगों के लो थे। तो हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट कितना था? 40 to 48 per 1000 ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस, अर्ली मैरिजेस, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं थी, इसलिए बर्थ रेट भी बहुत ज्यादा था। डेथ रेट भी बहुत ज्यादा था क्योंकि हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं थी। और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। कितनी डेथ हो रही है पर 1000 लाइव बर्थ्स ऑफ चिल्ड्रन, 1 साल के जो है, ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा हाई था। क्यों? क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी, ये भी लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, माल न्यूट्रिशन और पुअर सैनिटेशन, बहुत पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ थी तब। हमारे पास कुछ था ही नहीं। लो लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, मतलब लोगों को नहीं आता था, अपना साइन करना भी नहीं आता था, कुछ ऐसे भी बहुत थे। लिटरेसी रेट वाज लेस देन 16%। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या थे ब्रिटिश रूल के? डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हमने ऊपर पढ़ा, क्या उन्होंने डेवलप किया? रेलवेज है, रोड्स है, पोर्ट्स हैं, टेलीग्राफ है, कनेक्टिविटी भी इंप्रूव करी, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड आइडिया। और क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस करा? मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज भी उस टाइम इंट्रोड्यूस करी गई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ। देखिए यहाँ पे मैंने पूरे अच्छी तरीके से नोट्स भी बना रखे हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूल ऑफ लॉ भी एस्टैब्लिश किए थे, कोर्ट्स भी एस्टैब्लिश किए थे। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी। इंडिया क्या थी? पॉलिटिकल यूनिफाइड थी अंडर वन रूल। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी आया था जो आज भी चला आ रहा है। हमने सीखा भी बहुत कुछ है ब्रिटिशर्स से। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ भी तब आ गया था। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है वो डिफरेंट सेक्टर्स में कितनी है? हमारे 3 ही सेक्टर है। एक प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और टर्शरी सेक्टर जो सर्विसेज से रिलेटेड है। तो इंडिया की सिचुएशन क्या थी अराउंड 1947? जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो कैसी इकोनॉमी में मिली थी? बिल्कुल पुअर और वीक इकोनॉमी। फिर कुछ लीडर्स थे जिन्होंने नेशन बिल्डिंग स्टार्ट करी जीरो से, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर पे क्या था। 70 to 75% पॉपुलेशन कहाँ एंगेज थी? एग्रीकल्चर पे। शोड ओवर डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर, प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था। जैसे कि हमें 4 लोग की जरूरत है तो वहां पे 6 लोग काम कर रहे, तो 2 क्या हो गए? हमारे अनएम्प्लॉयड। पुअर डेवलपमेंट था, जैसे कि आपको पता है कि इंडस्ट्रीज तब ज्यादा नहीं थी, और जो थी वो क्या थी? अंडर डेवलप थी।
सर्विस सेक्टर क्या था तब? अराउंड 10 to 15% सर्विसेज थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड। अब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था? बहुत इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। तब सिविल सर्विसेज भी आई थी, लॉज भी आए थे, गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी आया था, तो एक फाउंडेशन बन गया था मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का। रेलवेज आई थी, फर्स्ट रेलवे कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में, फ्रॉम मुंबई टू थाने। ठीक है, कनेक्टेड डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, तो इससे मूवमेंट ऑफ गुड्स भी इजिली हो गया। प्रमोट किया ट्रेड और नेशन इंटीग्रेशन में, और ट्रेवल टाइम भी रिड्यूस हो गया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ सिस्टम आया था, जिससे हम इजिली इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, जिससे हम ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, मूवमेंट हो सकता है गुड्स का इजिली। कॉमर्शलाइजेशन हुआ एग्रीकल्चर का। हमने ब्रिटिशर्स से एक चीज और भी सीखी। क्या हो गया था? एग्रीकल्चर पहले हम अपने लिए ही कर रहे थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब जितनी अपने को जरूरत है खाने पीने की, बस उतना ग्रो कर रहे हैं। फिर हमने क्या सीखा? मार्केट में भी हम इन चीजों को सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर शिफ्ट हो गया टू कॉमर्शियल फार्मिंग, कि हम बाहर मार्केट में भी सेल करके अर्न कर सकते हैं। कैश क्रॉप्स कल्टीवेट किए गए, कॉटन है, जूट है, इंडिगो है, तो जिसने लिंक किया इंडियन एग्रीकल्चर को ग्लोबल मार्केट से, और एग्रीकल्चर ट्रेड भी बढ़ गया। बट हाँ, उससे फूड शॉर्टेज भी हो गई थी। मॉनेटरी सिस्टम आया, जैसे कि पहले पता है बार्टर सिस्टम था कि गुड्स के बदले गुड्स। अब फिर क्या आया? मॉनेटरी सिस्टम, जो बहुत इजी रहता है ट्रेडिंग में। ऑल दीज डेवलपमेंट, जितने भी ये डेवलपमेंट किए थे फॉर प्रमोटिंग द ब्रिटिश इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट रेदर देन इंडियाज वेलफेयर। उन्होंने किया तो सब अपने लिए था, इंडिया के वेलफेयर का तो नहीं सोचेंगे वो लोग। तो कंक्लूजन क्या मिला हमें? कि जो कॉलोनियल रूल था, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक प्रॉस्पेरस और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी को एक स्टैग्नेंट एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। ठीक है, जहाँ पे पावर्टी आ गई, बैकवर्ड एग्रीकल्चर हो गया, हमारी सारी इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी हो गया। ऑल्दो ब्रिटिश रूल एक्सप्लॉयटेटिव तो था, मगर उसने डेवलपमेंट भी किया, जो हमारे आज भी काम आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन सिस्टम आया, लीगल सिस्टम और पॉलिटिकल यूनिटी, जिसने बाद में इंडिया की इकोनॉमी और नेशन डेवलपमेंट में सपोर्ट किया। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे एक आता है हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ का, जिसको मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर ये कंसेप्ट किसने दिया है और ये कैसे हुआ। आंसर्स को लिखने का एक पैटर्न होता है, अगर आप बिल्कुल फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और वही चीज अगर आप पैराग्राफ में ऐसे लिख देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं लेंगे। तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है, पूरा आंसर दिया है जो आप लिख सकते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग एक क्वेश्चन आ जाता है, ये एक ऐसी फार्मिंग जहाँ पे वो अपने कंजप्शन के लिए ही क्रॉप्स को ग्रो करते थे, नॉट फॉर सेल इन मार्केट। तो हमें ब्रिटिशर्स ने क्या समझा, हम कॉमर्शियल फार्मिंग भी कर सकते हैं। फिर एक स्विस कैनाल का आता है क्वेश्चन, वो कब आया था, कब डेवलप हुआ था? 1869 में। क्यों? जिससे ट्रेवल टाइम रिड्यूस हो जाए बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, तो स्विस कैनाल भी आया था। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड के लिए, कॉमर्शलाइजेशन के लिए, इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल मार्केट। अब कुछ एमसीक्यू है, जब आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, एमसीक्यू से देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? 1881 में। सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम कौन सा था? जमींदारी सिस्टम, जहाँ पे जमींदार ओनर थे और फार्मर्स क्या थे? जस्ट टिलर्स। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस किसने शो किया? डोमिनेंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था? 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड टर्शरी सेक्टर। तो सबसे ज्यादा डोमिनेंस कौन से सेक्टर में था? 70 to 75% एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड थे। फर्स्ट रेलवे कहाँ रन करी? मुंबई टू थाने। Commercialization of agriculture means growing crops for sale in market. High infant mortality rate leads to high birth rate.
हाई विच सेक्टर एम्प्लॉयड मोस्ट पीपल इन 1947? प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड किसमें थे? प्राइमरी सेक्टर में। इंट्रोडक्शन ऑफ अ मॉनेटरी सिस्टम रिप्लेस, मॉनेटरी सिस्टम ने किसको रिप्लेस किया? बार्टर सिस्टम को। विच वॉज नॉट अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल? पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन देखो, रेलवे भी था, ठीक है, पोस्टल सिस्टम भी था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी था, पॉवर्टी उन्होंने रिमूव नहीं करी थी, ये कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फर्स्ट स्टेज क्या? डेमोग्राफिक फर्स्ट स्टेज क्या थी? सबसे ज्यादा हाई बर्थ रेट और डेथ रेट था। अब शॉर्ट आंसर को, जैसे व्हाट इज जमींदारी सिस्टम, कॉमर्शलाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको पूरे प्रॉपर नोट्स दिए हैं इसमें, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, कैसे लिखना है आंसर, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी हाई क्यों थी? पुअर हेल्थ केयर और माल न्यूट्रिशन की वजह से। स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर क्या होता है? इट मीन्स लिटिल और नो ग्रोथ। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, ये 5 to 6 मार्क्स क्वेश्चन है। इंडिया एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी पहले, बाद में अंडर डेवलप्ड हो गई, कैसे? तो हम पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देंगे सारे। स्टैग्नेशन के क्या कॉजेस है एग्रीकल्चर सेक्टर में? तो मैंने आपको ऊपर पूरा बताया हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बैकवर्डनेस कैसे आई, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे डिक्लाइन हुआ, हमारे हैंडीक्राफ्ट कैसे डिक्लाइन हुए, क्या बन गई थी ब्रिटिश ने, हमें क्या बना दिया था इंडिया को? खाली सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड। इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडियाज फॉरेन ट्रेड में? इंडियाज फॉरेन ट्रेड में पूरा समझाया गया है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हुआ, तो ये चीजें हम इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। डेमोग्राफिक कंडीशन, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी मैंने आपको समझा दिए हैं। तो मैंने ये क्वेश्चंस डाल दिए ताकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको एक आइडिया हो जाए। तो आज ये चैप्टर खत्म होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।